हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फेवरोस्की रीअरेंजमेंट। और ये रीअरेंजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है। स्पेशली इस रीअरेंजमेंट में होता क्या है कि साइक्लोहेक्सेनोन, चाहे हम एक साइक्लिक कंपाउंड का रिएक्शन कर लें या फिर चाहे हम एसाइक्लिक कंपाउंड का रिएक्शन कराएं, दोनों केसेस में देखा जाता है कि रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। स्पेशली ये जो है रिंग का कॉन्ट्रैक्शन करता है। जैसे साइक्लिक अल्फा हेलोकीटोन्स है हमारा, तो ये जो है इसका रिंग कंट्रैक्शन हो जाता है और ये पेंटेन रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो मोस्टली इस रिएक्शन में होता क्या है, द रिएक्शन ऑफ अल्फा हेलोकीटोन्स, ये हेलोकीटोन्स में आपका हेलोजन में क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है, आयोडो भी हो सकता है, विथ हल्का ऑक्साइड आयन टू गिव रीअरेंज एस्टर इज कॉल्ड फेवरेस्की रीअरेंजमेंट। स्पेशली इस रीअरेंजमेंट में अल्फा हेलोकीटोन्स हल्का ऑक्साइड आयन से रिएक्शन करके ये एस्टर, रीअरेंज एस्टर का फॉर्मेशन करता है। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन। But cyclohexanone is converted to the methyl ester of cyclopentane carboxylic acid by treatment with sodium ethoxide and ether. In this case, here you see that the cyclohexane ring is converted into cyclopentane ring. There is contraction of the ring. What happens overall the reaction? Sodium methoxide, which is used as a base, this is ionized into CH3O minus and Na plus. This CH3O minus, first of all, there is elimination of chlorine by the removal of proton. इसे मैं आपको मैकेनिज्म में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इसमें स्पेशली होता क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अल्फा हेलोकीटोन दिया गया है जिसे हम 2-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेनोन भी कह सकते हैं, और सोडियम मेथॉक्साइड के प्रेजेंस में इसमें रिएक्शन होता है और यहाँ पे साइक्लोपेंटेन एस्टर का फॉर्मेशन होता है लाइक दिस। और साथ ही साथ एक यहाँ रिएक्शन और दिखाया गया है, C6H5CH2CO CH2Cl, एक ये ए साइक्लिक टाइप का रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में सेम रिएजेंट अगर यूज़ किया जाए तो यहाँ भी एक एस्टर का फॉर्मेशन होता है दोनों। लेकिन इन दोनों केसेस में बहुत ही बड़ा डिफरेंसेस होता है जिसे हम आगे मैकेनिज्म के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्पेशली ओवरऑल रिएक्शन में होता क्या है कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन। माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन, माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। बट इन दिस केस व्हाट हैपेंस, माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन, जो भी ग्रुप हमारा माइग्रेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन पर करेगा। तो इनिशियली इसका मैकेनिज्म यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर स्पेशली बेस लिया गया है। तो इसे हम दो तरीके से भी दिखा सकते हैं कि बेस जो है हमारा एज ए वाटर भी हो सकता है, वाटर के फॉर्म में, और बेस हमारा सोडियम मेथॉक्साइड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। और दोनों तरह से हम अभी रीअरेंजमेंट रिएक्शन को दिखाएंगे। तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि द मैकेनिज्म ऑफ द रीअरेंजमेंट हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ मच इन्वेस्टिगेशन। इट वाज ऑब्जर्व दैट बोथ द आइसोमेरिक कीटोन, this is both type of isomeric ketone give the same product after the treatment of base, that is explained in the given mechanism by the use of
hydroxide ion. But on the basis of observation and experimental condition, it was seen that the mechanism has been suggested by the following steps. What the step, there are actually three types of steps are involved in this mechanism. In the first step, what happens? The hydroxide ion attack at this hydrogen. You can say that this is the ortho hydrogen या alpha hydrogen, because this is alpha halo, so this is alpha hydrogen. यहाँ पर ये अटैक करता है और ये बॉन्ड मूव करता है इस कार्बन पर, हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ फॉर्मेशन होता है किसका? कार्बन आयन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बाय द बेस टू फॉर्म द carbon ion. Here is formation of carbon ion. And now then this इंट्रामालिकुलर रीअरेंजमेंट, या इस तरह से आप कहें कि इंट्रामालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। इंट्रामालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक के थ्रू ये निगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करता है और ये बॉन्ड डिलोकलाइज हो जाता है फर्दर। And there is formation of, here you see that this is the enolate ion, somewhat looking type of enolate ion. This is enolate ion. And what happens? The intramolecular nucleophilic attack on the carbon bearing the chlorine displaces the chlorine atom with the formation of transient symmetrical cyclopropane ring. Now what happens? This is the equivalent to each other like this. Both these structures are equivalent. This may be इस तरह से, यानी ये बॉन्ड यहाँ अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डिलोकलाइज हुआ, ये इनोलेट हुआ। तो सिंपली हमें क्या दिखाना है कि इस क्लोरीन को यहाँ से डिस्प्लेस कराना है। तो ये जो कार्बन आयन है वो डायरेक्टली यहाँ अटैक कर सकता है, इस तरह से क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस हो सकता है। तो ये दोनों रिएक्शंस स्ट्रक्चर्स जो है लगभग एक दूसरे के रिसेंबलिंग हो सकते हैं समवाट। इसके सेकेंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ये निगेटिव चार्ज कार्बन आयन का, ये इस कार्बन पर अगर हम इसको नंबरिंग 1 2 दे दें तो यहाँ आप देख सकते हैं, यानी 6 कार्बन हुआ, तो ये वाला कार्बन आयन अटैक करता है 2 पर, यहाँ से क्लोरीन जो है एलिमिनेट हो जाता है। क्लोरीन इज एलिमिनेटेड हियर, ओके। और इस तरह से यह ट्रांजिएंट रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, ट्रायंगल टाइप का रिंग फॉर्मेशन हो जाता है, यानी ये कार्बन 6 और 2 के बीच में बाइंडिंग हो जाती है, ओके। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, हमारा बेस जो है हाइड्रोक्साइड आयन या एथॉक्साइड आयन, ये अटैक करता है इस कार्बोनिल कार्बन पर और यहाँ बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन करता है। तो जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ अटैक किया तो होता क्या है कि रिंग की ओपनिंग हो जाती है, यानी ये बॉन्ड फर्दर जाता है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है, ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है लाइक दिस, ओके। जैसे ही निगेटिवली चार्ज होता है तो ये बन गया आपका COOH, और ये हो गया निगेटिवली चार्ज जो कि प्रोटॉन के थ्रू स्टेबलाइज कर दिया जाता है, और इस तरह से बना लेता है आपका साइक्लोपेंटिल कार्बोक्सिलिक एसिड। हियर यू सी दैट दिस इज द साइक्लोपेंटिल कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो इंटर कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोपेंटिन कार्बोक्सिलिक एसिड एनायन में। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है फेरेस्की रीअरेंजमेंट का। इसी रिएक्शन को सेम हम कुछ अदर वे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं। वहाँ पर हमने बेस लिया था हाइड्रोक्साइड आयन, और यहाँ पर बेस हमने लिया है एल्काक्साइड आयन, और सिंपली सेम प्रोसीजर वही हो रहा है कि ये एल्काक्साइड आयन ये अटैक करा कहाँ पर, ये अटैक करा इस हाइड्रोजन पर, ये बॉन्ड यहाँ आ रहा है, देखिए ये कार्बन आयन फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। और जैसे ही यहाँ कार्बन आयन फॉर्मेशन हुआ
तुरंत इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है इस कार्बन आयन का, और यहाँ से क्लोरीन जो है डिस्प्लेस हो जाता है, और इस तरह से ट्रांजिएंट रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। और पुनः एल्का ऑक्साइड आयन इस कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करता है यहाँ ऐसे। अब आप देख सकते हैं जब यहाँ अटैक किया तो यहाँ रिंग ओपन हो गई, यानी सॉरी रिंग ओपन नहीं, ये कार्बोनिल ग्रुप जो है RO यहाँ जुड़ गया, O माइनस बॉन्ड डिलोकलाइज हुआ, ऑक्सीजन यहाँ माइनस हो गया, इस तरह से क्लीवेज हो गया। अब यहाँ पे अगर दिखा दिया जाए, अब यहाँ देखिए 1216 12 बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, 16 बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, दोनों ब्रेक हो सकता है। यानी जब इधर आएगा ये अगर यहाँ रिवर्स आए तो आपका ये भी टूट सकता है और आपका ए भी टूट सकता है, दोनों हो सकता है। ए और बी दो प्रोसेस है, तो यहाँ पर ए प्रोसेस होता है और यहाँ पे बी प्रोसेस होता है। तो आप देख सकते हैं दोनों केसेस में क्या होगा कि यहाँ पर इस तरह से एस्टर का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे इस तरह से एस्टर का फॉर्मेशन होगा। यानी अगर 16 टूटेगा तो ये COR ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, 2 पोजीशन पे, लाइक दिस। यहाँ देखिए सेकंड पोजीशन पे। और एक चीज़ इस पूरे ओवरऑल रिएक्शंस में ये दिखाया गया है कि in this type of rearrangement there is dot represented to explain the C14 कार्बन एटम। ये C14 कार्बन एटम को एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया गया है कि क्या ये कार्बन यहाँ से चेंज होकर के कहीं अदर रिप्लेस होता है या फिर यहीं का यहीं पड़ा हुआ रहता है। तो आप देख सकते हैं कि ये डाट ये लगभग आपको रिंग में सेम मिलेंगे। ये देखिए this dot indicates C14, here you see that this dot indicate C14, means this observation indicates that the chlorine is not a being directly replaced by the incoming group from the other side of the carbonyl group, as otherwise the cyclic ketone with labeled carbon bearing the chlorine atom on treatment with alkyl oxide ion give a product in which equal amount of C14 were present at the alpha carbon and at the beta carbon. Here you see that this is the alpha carbon and this is the beta carbon. Equal amount of product is amount of C14 were present at both these carbon. This suggests a symmetrical cyclopropane non intermediate which opens up with the equal A's on either side of the carbonyl group. This suggested that. So on the basis of this observation, this is the overall mechanism of the Fevreski rearrangement. But what happens, the reaction is not finished here. Mechanism जो है सिर्फ यहीं पर फिनिश नहीं होता सिमेट्रिकल के लिए ही। अगर हम अनसिमेट्रिकल कीटोन को लें, मान लीजिए हमने सिमेट्रिकल कीटोन की जगह अनसिमेट्रिकल कीटोन ले लिया, तो ऐसी स्थिति में जो है हमारा अनसिमेट्रिकल कीटोन किस तरह का प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए अगर हम अनसिमेट्रिकल कीटोन लेते हैं जैसे साइक्लोप्रोपेनॉन रिंग, तो वो जो हमारा साइक्लोप्रोपेनॉन रिंग होगा वो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा, और जब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा इट मीन्स दस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 आइसोमेरिक कीटोन, 2 आइसोमेरिक कीटोन फॉर्मेशन होगा। इसे हम अगले रिएक्शंस में देखते हैं। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन द अनसिमेट्रिकल साइक्लोप्रोपेनॉन रिंग which is formed opens up to give most stable carbon ion. Thus 2 isomeric ketone 1 and 2 give same cyclic intermediate third which may open on either side of the carbonyl group, give 2 carbon ion 4th and 5th, यानी 2 कार्बन आयन का फॉर्मेशन करता है। और जब 2 कार्बन आयन का फॉर्मेशन करता है तो इसका मतलब होता है कि 2 टाइप का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा या 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। इस पूरे रीअरेंजमेंट का ये मतलब है कि पीछे आपने देखा कि रिंग का फॉर्मेशन हो जा रहा है, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो जा रहा है, रिंग बन रही है कॉन्ट्रैक्ट होकर के। इस केस में क्या हो रहा है कि रिंग तो कार्बन आयन रिंग तो फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन आफ्टर दैट क्या होता है कि वो रिंग जो है वो ओपन हो जाती है। अनसिमेट्रिकल के केसेस में रिंग की ओपनिंग हो जाती है और इस तरह से
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक हमारा मॉलिक्यूल लिया गया है, एक अल्फा हेलो कीटोन लिया गया है और दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज बीटा हेलो कीटोन लिया गया। अल्फा पोजीशन, sorry, both are alpha, we can say that both are alpha, but one is situated at this site, other is situated at this site. So CS2 CS3, no, these two are different, C6H5 CSCl COCH3, ये दोनों कीटोन्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। मान लीजिए एक ही है आपका, एक ही है। इन दोनों केसेस में क्या होता है कि जब हम एल्का ऑक्साइड आयन अटैक कराते हैं तो एल्का ऑक्साइड आयन कहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ दो चांसेस होते हैं। पहला चांसेस होता है CH2 ग्रुप पर, तो CH2 ग्रुप पर अगर हम अटैक कराते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा और यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ कार्बन आयन का फॉर्मेशन करेगा। सिंपल सी बात होगी। तो जब यहाँ कार्बन आयन फॉर्मेशन होगा तो इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो हम इस C डबल बॉन्ड को कुछ इस तरह से लिख दिए और यहाँ पर देखिए, और इस तरह से यहाँ अटैक करके क्लोरीन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और यहाँ पर ये जुड़ जा रहा है लाइक दिस, देखना है ये यहाँ पर जुड़ जा रहा है। तो यहाँ पर जुड़ जा रहा है यानी ये स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है हियर, ये CH2 जुड़ करके C डबल बॉन्ड से जुड़ जा रहा है। सेम प्रोसेस इस रिएक्शन के लिए देखिए कि ये RO आपका ये कहाँ अटैक करता है, इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है, सॉरी यहाँ इसके हाइड्रोजन पर अटैक करता है। इसको अगर हम कुछ इस तरह से लिखें H, तो ये देखिए यहाँ अटैक करता है और इसे कार्बन आयन में क्रिएट करता है और इस तरह से ये कार्बन जो है कार्बन आयन में कन्वर्ट होता है और फिर इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक के थ्रू यहाँ पर साइक्लाइजेशन क्रिएट करता है और यहाँ से क्लोरीन मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, तो यहाँ भी साइक्लाइजेशन हुआ, लगभग यहाँ भी साइक्लाइजेशन हुआ और दोनों जो है इंटरमीडिएट, दोनों जो है ये रिएक्टेंट हमारे साइक्लिक ट्रांजिएंट सेम इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आ गया आपका दो केसेस कुछ इस तरह से कि यहाँ पर देखिए अगर इस बांड को तोड़ा जाए या इस बांड को तोड़ा जाए, दोनों कंडीशंस आता है। आप यहाँ देख सकते हैं C1 और C2, अगर इसको हम C1 और C2 लें 2 and 3, this is 2 and this is 3, somewhat 2 and 3, ये हो गया आपका 1। तो यहाँ है C1 C2 C1 C3 C1 C3 C1 C2। तो अगर C1 C2 बॉन्ड ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर देखिए क्या फॉर्मेशन होता है, C6H5 CHCOR CH2, ये कार्बन आयन जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, रेजोनेंस इसमें क्रिएट होता है। आफ्टर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन रीअरेंजमेंट करता है और यहाँ पर देखिए एक एस्टर का फॉर्मेशन करता है। ये हमारा फिनाइल एस्टर है, एक एस्टर का फॉर्मेशन करता है लाइक दिस। इस केस में क्या होता है, जब C1 और C3 बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, C1 एंड C3 बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये इधर मूव करता है। तो यहाँ पर आप देखिए C1 C3, तो यहाँ पर ये जो है C6H5 CH, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज बन जाता है, ये नेगेटिव चार्ज आपका बन गया 2 3 और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है सेम प्रोडक्ट। इन बोथ रिस्पेक्ट्स में आप देख सकते हैं कि सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है C2 C3 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रिंग क्या हो जा रही है, ओपनिंग हो जा रही है इस तरह से। इस रिएक्शन के कुछ और इम्पोर्टेंस हैं जिसे हम नेक्स्ट मैकेनिज्म में देखते हैं। सिंपली इस रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है 2-ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेनॉन का, और 2-ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेनॉन का जो है रिएक्शन वो दो तरह से कराया जाता है, एक वाटर के प्रेजेंस में कराया जाता है, एक वाटर के एब्सेंस में कराया जाता है। तो जिसमें वाटर के एब्सेंस में कराया जाता है तो इस रिएक्शन में देखा जाता है कि यहाँ पे ड्यूटेरियम जो है ग्रुप वो रिंग में इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है। लेकिन अगर वाटर के
with water treated with water as the base, no D2O is incorporated in the ring. अगर यहाँ वाटर एब्सेंट है तो D जो है इंट्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ वाटर प्रेजेंट कर दिया जाए तो यहाँ D जो है रिंग में इंट्रोड्यूस नहीं होता. मीन्स 2-bromocyclobutadiene undergoes Fereski rearrangement when treated with water as the base. अगर हम वाटर एज ए बेस लेते हैं विथ नो D2O deuterium, this is the what type of, this is deuterium, not here is not water present, deuterium is taken, this is heavy water. No D2O is incorporated in the ring, यानी D2O जो है रिंग में इनकारपोरेट नहीं होता है. what happened, but when treated with D2O, deuterium is incorporated in the ring. water as a base, वाटर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ड्यूटेरियम जो है इनकारपोरेट नहीं होता है. जैसे ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पर सिंपली ये फेवरेस्की रीअरेंजमेंट देता है कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये D2O, तो OD और H+ होगा, तो OD जो है अटैक करेगा H पर, यहाँ से नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा. वही पुनः जो अभी हमने पिछले केस में आपको बताया कि ये पुनः ट्रांजिएंट एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक के थ्रू इंट्रामॉलिक्यूलर, और ये यहाँ अटैक करके यहाँ से ब्रोमीन देखिए एलिमिनेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ माइनस, और ये जो है रिंग आपस में जुड़ जाती है कुछ इस तरह से. अब क्या होता है, अब यहाँ पे OD जो है, OD मॉलिक्यूल, OD, ये OD माइनस और D+ होता है ना, जैसे H2O में H+ और OH माइनस होता है, तो उसी तरह से हैवी वाटर में इस तरह से बनता है कुछ. तो ये अटैक करता कहाँ पर, यहाँ पर रिंग जो है यहाँ चली जाती है, यानी ये टूट जाता है ये बॉन्ड. और जैसे ये बॉन्ड टूटता है आप यहाँ देख सकते हैं, ये अटैक किया, एनायनिक में कन्वर्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ ये टूट गया इधर और इस तरह से बना, और ये ड्यूटेरियम जो है यहाँ रिंग में क्या हो गया, इनकार्बोरेट हो गया, NH+, ये यहाँ जुड़ जाता है. लेकिन जो इसका एक्चुअल रिएक्शन होता है कि जैसे सेमी बेंजलिक मैकेनिज्म इसको कहा जाता है, और ये सेमी बेंजलिक मैकेनिज्म जब आप बेंजलिक एसिड मैकेनिज्म को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल पता चलेगा कि किस तरह से होता है. कैन बी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल प्रोडक्ट विदाउट D in the ring, यानी without incorporation of deuterium in the ring. Here you can see that there is no deuterium is present in this ring. तो सिंपली यहाँ पर ये साइक्लोब्यूटेनोन, अल्फा हाइलो साइक्लोब्यूटेनोन है, जिसको हम 2-ब्रोमो भी कहते हैं, 2-ब्रोमो साइक्लोब्यूटेनोन, ये D2O से रिएक्शन करता है इस तरह से. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट, इस केस में क्या होता है कि डायरेक्ट रीअरेंजमेंट होता है. यहाँ पर जो है डायरेक्ट जो है रीअरेंजमेंट होता है, और इस तरह से आपका एक कॉन्ट्रैक्टेड साइक्लिक रिंग का एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है. तो सिंपली ऐसा क्यों होता है कि इसमें जो साइक्लोब्यूटेनोन रिंग है, ड्यू टू द स्ट्रेन के कारण जो रिस्ट्रिक्ट करता है टू द ऑपरेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेनोन मैकेनिज्म, यानी साइक्लोप्रोपेनोन मैकेनिज्म फॉर्मेशन के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है. इसीलिए यही रीज़न होता है कि ये जो है साइक्लोप्रोपेनोन में कन्वर्ट इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करता, ये डायरेक्ट रीअरेंजमेंट देता है लाइक दिस. दिस इज ओवरऑल इज कॉल्ड फेवरेस्की रीअरेंजमेंट. इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे अल्फा जेम या अल्फा 1 विच जो हमारे डाई हेलोकीटोन्स हैं, इसमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर को प्रोड्यूस करते हैं. तो इसका मतलब जो रिएक्शन होता है स्टीरियो सिलेक्टिव होता है एज इट गिव्स cis ओलेफिन. सो ओवरऑल फेवरेस्की टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट जितने भी होंगे ये लगभग स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं. दिस गिव द स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन. स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का मतलब होता है कि व्हेन ए गिवन स्टीरियोमर गिव्स वन प्रोडक्ट while the other stereomer gives the opposite product, the reaction is called stereospecific. बहुत ही specific, and both products are dominant, both are specific to each other with respect to stereomers. इसलिए जो है ये फेवरेस्की रीअरेंजमेंट इज
स्टीरियो स्पेसिफिक टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट रीअरेंजमेंट है हमारा सैप्रो रीअरेंजमेंट या सैप्रो रिएक्शन, या इसे हम टॉसिल हाइड्राजोन डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। स्पेशली इस ओवरऑल रिएक्शन में होता क्या है कि हमारा कार्बोनिल कंपाउंड जो है, चाहे वो एल्डिहाइड हो या फिर वो कीटोन हो, इसका कन्वर्जन हो जाता है एल्कीन में। एल्डिहाइड आर कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू एन एल्कीन। आपने एक रिडक्शन पढ़ा होगा, जो वोल्फकेसनल रिडक्शन या फिर क्लेमेंजन रिडक्शन आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे केसेस में आप देखे होंगे, या अभी अभी बेयर बिल्जर विटिक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं जिसमें कि कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कीन में कन्वर्ट किया जाता है बाय द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट। तो उसमें स्पैरियो रिएक्शन भी जो है, ये सैप्रो रिएक्शन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है कि इट इज़ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच एल्डिहाइड आर कीटोन दैट इज कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू एन एल्कीन। This is converted into an alkene by the use of in the presence of two equivalents of organolithium reagent। इसमें जो organolithium reagent यूज़ किया जाता है, टू इक्विवेलेंट, और स्पेशली क्या होता है, ब्यूटाइल लिथियम। ब्यूटाइल लिथियम इज टेकन एज ए। तो ये सिंपली हम यहाँ से लिए रिएक्शन को, इस हाइड्राजोन से लिए हैं। दिस इज द हाइड्राजोन। ये हाइड्राजोन से हमारा हाइड्राजोन, जिसको हम टॉसिल हाइड्राजोन भी कहते हैं, टॉसिल हाइड्राजोन, और इसी का ये डिकम्पोजिशन कराया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ये ग्रुप जो है, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट डिस्प्लेस होता है लिथियम के थ्रू, और लिथियम यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है। और फाइनली हम किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू, ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा S+ भी हो सकता है, RCHO भी हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आकर के जुड़ जाता है। तो सिंपली जो हमारा रिएक्शन है वो किस टाइप का रिएक्शन है, एल्कीन टाइप। यहाँ फॉर्मेशन क्या होता है, एल्कीन। तो इस रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू एल्कीन। तो आइए इसको हम डिटेल्स में थोड़ा मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से ये कार्बोनिल कंपाउंड हमारा एल्कीन में कन्वर्ट होता है। इसमें कौन सा स्पेशल मॉलिक्यूल लिया जाता है, जो हाइड्राजीन होता है या हाइड्राजाइड होता है। तो कौन सा हाइड्राजीन या हाइड्राजाइड होता है, इन दिस वे। रिएक्शन मैकेनिज्म को अगर देखा जाए तो कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ पैराटोलुइन सल्फोनिल हाइड्राजाइड या हाइड्राजीन। यानी सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड का क्या कराते हैं, पैराटोलुइन सल्फोनिल हाइड्राजाइड से रिएक्शन कराया जाता है, ठीक है। और जैसे ही रिएक्शन कराते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है। बस हमको ये देखना है, हाइड्राजाइड या हाइड्राजीन इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्राजोन, हाइड्राजोन में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। By the use of two equivalent mole of butyl lithium as a strong base, abstract the proton from hydrazone carbon। ये क्या करता है, ये हाइड्राजोन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, हटा देता है वहाँ से, और क्या बना देता है, कार्बन आयन बना देता है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म में। और फिर फाइनली ये जो कार्बन आयन फॉर्मेशन होता है, कार्बन आयन देन अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोड्यूसिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रोड्यूस करता है। कैसे कि, और इजेक्ट करता है, इजेक्टिंग द टॉसिल एनायन, टॉसिल एनायन को इजेक्ट कर देता है, फार्मिंग ए डाइजोनियम एनायन। और किसका फॉर्मेशन करता है, डाइजोनियम एनायन का। कुछ ऐसे इंटरमीडिएट्स जो है फॉर्म होते हैं जो बहुत ही यूनिक इंटरमीडिएट हैं। इनके बारे में आपको बहुत स्पेशल रूप से जानना होगा कि ये टॉसिल एनायन क्या होता है, डाइजोनियम एनायन क्या होता है, डाइएजो ग्रुप क्या होता है, एजो ग्रुप क्या होता है, हाइड्राजीन क्या होता है, हाइड्राजोन क्या होता है, एंड सो ऑन। तो देयर आर so many types of reagents name, you have to learn them
अगर आप उन्हें अच्छे से लर्न करेंगे तभी आप इसके बारे में समझ पाएंगे, अदरवाइज़ जब तक आपको इसका स्ट्रक्चर और इसके बारे में पता नहीं रहेगा तब तक आप रिएक्शन को नहीं दिखा सकते हैं। तो आइए हम इसके मैकेनिज़्म को देखें। मैकेनिज़्म में फिर क्या होता है, जो हमारा डाइजोनियम एनायन बनता है, देन वो जो है डाइजोनियम एनायन देन लास्ट एज नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन की फॉर्म में जो है लॉस हो जाता है टू फॉर्म बिनाइल लिथियम स्पीसीज। कैसी स्पीसीज बनाता है? बिनाइल लिथियम। अब बिनाइल ग्रुप क्या होता है? बिनाइल ग्रुप होता है कि जब आप एथिलीन से CH2 डबल बॉन्ड CH2 से एथिलीन से यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करा दें तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है CH2CH लाइक दिस। ये देखिए, ये ग्रुप जो है ये आपका, ये विनाइल ग्रुप कहा जाता है। दिस इज़ कॉल्ड विनाइल ग्रुप। ये है विनाइल ग्रुप। तो एल्कीन जो है, ये जैसे एल्कीन टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल उसमें एक ही टाइप का रिएक्टिव ग्रुप बनता है, वो होता है एल्काइल ग्रुप, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल एंड सो ऑन। लेकिन इस केस में क्या होता है कि अगर हम एल्कीन के केस में देखें तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टिव ग्रुप, या कहिए तो डिफरेंट टाइप ऑफ ये रिएक्टिव सेंटर क्रिएट करता है। जैसे एथिलीन लीजिए तो बिनाइल ग्रुप बनेगा, प्रोपिलीन लीजिए एलाइल ग्रुप बनेगा, ब्यूटिलीन लीजिए क्रोटोनिल ग्रुप बनेगा एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे ये ग्रुप्स जो है क्रिएट होते हैं पर्टिकुलर एल्कीन ग्रुप के द्वारा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है बिनाइल लिथियम का, और बिनाइल लिथियम स्पीसीज देन ट्रीटेड विथ वेरियस इलेक्ट्रोफाइल्स इंक्लूडिंग H2O। Here you see that the word is used for only electrophiles, various electrophiles. इलेक्ट्रोफाइल यूज होगा इंक्लूडिंग वाटर एंड एसिड फॉर सिंपल न्यूट्रलाइजेशन। दिस इलेक्ट्रोफाइल डज नॉट एक्सप्लेन H2O। ये तो न्यूक्लियोफाइल है ना, इसके प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऐड होता है, न कि H2O एज इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ H2O इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो आइए देखते हैं रिएक्शन में क्या होता क्या। ये हमारा है सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड, ये सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड 1 2 3 4। ये है आपका 2 ब्यूटेनोन। सिंपली देखा जाए तो ये है हमारा 2 ब्यूटेनोन। और इस 2 ब्यूटेनोन का ये है पैराटैलुइन सल्फोनिल हाइड्रोजीन या हाइड्राजाइड ArSO2 NH2। ये टैलुइन सल्फोनिल हाइड्रोजीन है। इनके बीच में रिएक्शन होता है तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए होता क्या है कि यहाँ से O और यहाँ से H, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट होकर के यहाँ से जो है आउट हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं। और इस तरह से ये जो हमारा हाइड्रोजीन है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हाइड्राजोन में। यहाँ देखिए इस डबली बॉन्डेड से जुड़ गया, ये होंगे NNHSO2Ar, ये जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैराटैलुइन सल्फोनिल हाइड्राजोन। दिस इज द पैराटैलुइन सल्फोनिल हाइड्राजोन। अब 2 मोल्स ऑफ ब्यूटाइल लिथियम, यानी जो स्ट्रॉन्ग बेस हम लेंगे उसके साथ 2 इक्विवेलेंट मोल लेंगे ब्यूटाइल लिथियम का। तो जब ब्यूटाइल लिथियम का 2 इक्विवेलेंट मोल लेंगे तो यहाँ पर होता क्या है कि इस हाइड्रोजन को, यानी लिथियम जो है, लिथियम प्लस, यहाँ देखिए प्लस है, ये माइनस होता है, ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, इस हाइड्रोजन को, यानी जो इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होता है उसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ पर लिथियम आकर के जुड़ जाता है, ये देखिए। और इस तरह से ये बना देता है टॉसिल एनायन। टॉसिल एनायन का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। जैसे ही यहाँ टॉसिल एनायन का फॉर्मेशन होता है, पुनः नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटाइल लिथियम, पुनः ये क्या करेगा, ये यहाँ से, यानी इसके हाइड्रोजन को, यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान में देनी है। यहाँ पर इस हाइड्रोजन को यहाँ से देखिए ये सब्स्टिट्यूट करता है और यहाँ फिर ये एनायन बनाता है। कौन सा एनायन? कार्बन एनायन। देख सकते हैं। तो यहाँ क्या बना?
टॉसिल एनायन, यहाँ फॉर्मेशन हुआ कार्बन एनायन का। अब पुनः क्या होता है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। इस पूरे रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है कि ये कार्बन आयन अपने इलेक्ट्रॉन को ये डिलोकलाइज करता है इनके बीच में, इस कार्बन कार्बन के बीच में, और ये डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन माइग्रेट कर जाता है कहाँ, एन डबल बॉन्ड एन पर, और यहाँ से ArSO2 देखिए, ArSO2 यहाँ से रिलीज हो जाता है। और ये क्या फॉर्मेशन कर दिया यहाँ पर, वंस फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम एनायन, यहाँ फॉर्मेशन होता है डाइजोनियम एनायन का। तो जैसे ही यहाँ डाइजोनियम एनायन फॉर्मेशन हुआ तो पुनः इसमें रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन निगेटिवली चार्ज्ड है अपने लोन पेयर के साथ, और ये अपना इलेक्ट्रॉन रिवर्सल रेजोनेंस क्रिएट करके ये यहाँ देता है इस नाइट्रोजन को, और यहाँ देखिए बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो एक स्टेप को मिनिमाइज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ निगेटिवली चार्ज क्रिएट होता है, निगेटिवली चार्ज, जिसको हम विनाइल एनायन बोलते हैं। तो विनाइल एनायन यहाँ बनता है। चूँकि यहाँ विनाइल एनायन बनेगा तो चूँकि यहाँ लिथियम प्लस है तो ये लिथियम यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है, इस एनायन के साथ इंटरैक्ट कर लेता है, और फिर इंटरैक्शन के बाद कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ लिथियम Li प्लस है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो हम लेंगे वो इलेक्ट्रोफाइल हमारा वो लिथियम को यहाँ से क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। दिस इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय द दिस लिथियम इज रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या हो सकता है, H प्लस भी हो सकता है, H प्लस सिंपली H प्लस, और स्पेशली हाइड्रोजन ये ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, C डबल बॉन्ड C। तो ओवरऑल आपने देखा कि यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया ओलिफिन का, ओलिफिन्स मतलब एल्कीन। तो इस ओवरऑल रीअरेंजमेंट में आपने देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू ओलिफिन्स बाय मीन्स ऑफ बेस such as butyl lithium in the presence of reagent para-toluene सल्फोनिल हाइड्रोजिन। तो ये इसका जो है सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है और रिएक्शन है। सैपरो रिएक्शंस के कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, और इसमें ये बहुत सारे सिंथेसिस में यूज होता है, जहाँ पर हमें इस तरह से एल्कीन का सिंथेसाइजेशन करना होता है। तो बहुत सारे ऐसे नेम रिएक्शंस हैं जो एल्कीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें एक रिएक्शन ये भी है, क्योंकि दिस रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय द सैपिरो नियर अबाउट 1923 or 1823 somewhat. This is so overall reaction is called Sapiro reaction.